आप सभी का माँ क्लासेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि हम सभी ने पिछली क्लास में ये निर्णय लिया था कि नेक्स्ट क्लास में कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे, है ना। तो एक्स्ट्रा सीखेंगे मीन्स क्या कि ईच एंड एवरीथिंग इज नॉलेज, है ना। ईच एंड एवरीथिंग इज नॉलेज। जहां भी आप हो, जिस भी पोजीशन पे हो, स्थिति में हो, क्लास में हो, स्टेज पर हो, जहां भी हो, आप ऑफिस में काम ही क्यों ना कर रहे हो, आप कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ स्टेबल हो गया है ना, वो अनस्टेबल ही रहेगा। आप जीवन भर सीख सकते हैं और जीवन भर सीखना भी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर एक बहुत सुनहरा सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या, अपॉर्चुनिटी डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। अपॉर्चुनिटी डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। अपॉर्चुनिटी आपके पास आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। अपॉर्चुनिटी आता नहीं, होता नहीं, आपको उसको बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। क्या नाम वही है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी और भगाते रहेगी, दौड़ाते रहेगी। और अगर आप उसे अपने काबिलियत से, अपने एबिलिटी से अगर खींच कर लाएंगे, आप अपने एबिलिटी को बस प्रस्तुत करते रहिए, ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी आपके पीछे आएगी। सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज, है ना। खुद पर खुद आप पढ़ते रहिए, रात दिन मेहनत कीजिए। आपको लगता है कि अगर मान लीजिए कि मैंने हिस्ट्री, क्लास 10 का हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया, जीके कंप्लीट कर लिया, मतलब मान लीजिए सारा सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, तो क्या आपको लगता है कि कोई मुझे फेल कर सकता है? राइटिंग भी मेरा अच्छा है, मैंने लिखा भी बहुत अच्छा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ चोरी वगैरह नहीं की, तो क्या कोई मुझे फेल कर सकता है? डरने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं ऐसा क्यों इंतजार करूं कि मुझे क्लास में कोई मेरा दोस्त दिखा देगा वो बहुत बड़ा चीटर है, वो मुझे दिखा सकता है, दिखा देगा और मैं पास हो जाऊंगा। उसकी आवश्यकता ही क्यों? 2-2 घंटा आप डेली पढ़िए, 2-2 घंटा डेली पढ़िए, एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरा खत्म हो जाएगा नहीं आपका चैप्टर। तो फिर डरने की आवश्यकता क्यों? सिमिलरली आपके लाइफ में भी ऐसा ही होगा। जब आप जॉब की तैयारी कर रहे होगे, जब आप जॉब की तैयारी कर रहे होगे तो सेम चीज होगा कि आप भागोगे बैंकिंग के पीछे, रेलवे के पीछे, एसएससी के पीछे और बहुत सारे, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। आप इस एग्जाम का प्रिपेयर करोगे, फिर ये नहीं हुआ तो उसका प्रिपेयर करोगे, फिर उसका करोगे, फिर इसका करोगे। उससे बढ़िया आप जो अपने सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके अपने सब्जेक्ट्स हैं, बस आप उसी को पढ़ें। आप ईमानदारी पूर्वक अपने क्लास के 5 to 12, 5 to अपने चैप्टर को केवल ईमानदारी से कंप्लीट कर ले। विश्वास कीजिए कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कुछ ही पढ़ना होगा, मतलब 10% ही एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब गेट कर सकते हैं, इफ यू वांट टू गेट जॉब। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं कीजिए, अपॉर्चुनिटी को बनाइए। अपॉर्चुनिटी अपने आप आपके पास आएगी, अपॉर्चुनिटी आपके कदम ऑटोमेटिकली चुमेगी, है ना। चलिए, जैसा कि बताया भी गया कि एक्सीलेंस इज नॉट अ स्किल, इट्स एन एटीट्यूड, है ना। एक्सीलेंस जो है वो, अगर आप माने कि वो स्किल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक एटीट्यूड है अपने आप में, है ना। आप अगर बिन बुलाए बाराती बनोगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं। बिन बुलाए बाराती बनते हो तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन वही आप बुलाने के बावजूद आप नहीं जाइए। और जब आप ऐसे नॉर्मली एक बार, जैसे गांव में आप किसी के घर पर मेहमान अगर आपके घर सालाना एक बार आए, ईयरली एक बार आपके पास आए, तो आप बहुत पूछताछ करते हो, मिक्सचर, बिस्किट, बहुत सारे मिष्ठान वगैरह, है ना। और अगर वो डेली रहने लगे तो फिर वही साग रोटी चावल दाल सब्जी जो मैं खाता हूँ वही आप भी खाओ, है ना, यही होता है ना। तो सिमिलरली वही चीज है। अपने थॉट को चेंज कीजिए। जिस दिन आप अपना थॉट चेंज कर लिए, समझिए कि आप अगले स्टेप पर बढ़ चुके हो और अगले स्टेप पर जाने के लिए अब आपको ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह ईमानदारी पूर्वक आप सभी अपने अपने चैप्टर्स को, अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? किसी को कोई डाउट? चलिए, अब हम लोग कुछ समझेंगे। चलिए, जीके मान लीजिए कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो माइंड में आ जाएगा, जैसे इंडिया ही माइंड में आ गया, इंडिया मैप भी आप देख रहे हो, मैप भी आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैप भी आप इंडिया का मैप भी देख रहे होगे। आप अपने झारखंड में रह रहे हो तो झारखंड का मैप देख रहे होगे, बिहार का देख रहे होगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? चलिए बताइए कहाँ है, कहाँ है? गुजरात, बोलिए कहाँ है?
बोलिए कहाँ है? मतलब भैया बोल दिए गुजरात, तो गुजरात में है। कहाँ है? गुड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? और उत्तराखंड किसके ऊपर है? और और किसके बगल में है? ठीक है, ऐसे जानना है। भूल गए खुशी? गुड। आप तन्नू भूल गए? हाँ, मेहनत कीजिए, मेहनत। और एक बार जो याद कीजिए वो याद रखिए। आप कैसे भूल गए सुमित? खा गए? क्या फायदा इतना बताने से, इतना जो आपको बताया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, बहुत सारे पोर्शन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा? आप खुद बताइए। देखिए, एक बहुत अच्छा थॉट कहा गया है, मैं बता रहा हूं, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, कि ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू if we have the courage to pursue them, if we have courage to pursue them। हर आपका ड्रीम आपके पास आ सकता है, आप प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने सपने को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सच में आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन कैसे? यदि आप अपने करेज को, साहस को, दृढ़ संकल्प को, डिटर्मिनेशन को क्या करते हैं? परस्यू करते हैं, उसका पीछा निरंतर करते रहते, कि जब तक मैं प्राप्त नहीं कर लेता हूं तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मतलब कसम खा लो आपकी, जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, है ना? या तो जैसे कैसे रेस होती है, तो एक बच्चा दौड़ता है कि ये जो लास्ट पॉइंट है यहीं तक मुझे दौड़ना है, जब तक मैं लास्ट पॉइंट पर पहुंच नहीं जाता तब तक रुकूंगा नहीं, चाहे लेट हो जाए चाहे पहले आ जाऊं। जितना मेरे में पावर है मैं उतना लगाऊंगा, और अगर उससे ज्यादा भी लगानी पड़ी तो मैं लगाऊंगा, और अगर मैं नहीं भी कर पाया फिर भी नहीं रुकूंगा जब तक मैं वहां पर ना पहुंच पाऊं। ये आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जब आप ये दृढ़ संकल्प कर लेते हो कि यस आई हैव टू गेट, मुझे किसी भी हाल में वो गेट करना है, तो आप कर ही लोगे। लेकिन यही अगर आपका सपना नहीं, जैसे अगर मैं अभी ठान लूं कि आई हैव टू गेट 100 out of 100 इन मैथमेटिक्स, इन साइंस, इन SST, इन क्लास 10th, और मैं ठान लिया, अब ठान लिया और बस मन में ठान लिया, बस दैट्स ऑल। खाना पीना, ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, दैट्स फिनिश। ऐसा होता है क्या? ऐसे हो जाएगा टॉप? ऐसे आप गेट कर लोगे? उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क ऐसा मतलब 6-6 घंटा, 8-8 घंटा। जो 6 घंटा आप सो रहे हो, उस 6 घंटा में जैसे रात के आप 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सोते हो, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 घंटे सो रहे हो। क्यों? 4 घंटे सोओगे तो क्या हो जाएगा? 5 घंटे सोओगे तो क्या हो जाएगा? एक बार 5 घंटे सो के देखिए, एक मंथ तक। 4 घंटे भी सोकर देखिए, एक मंथ तक कुछ नहीं होगा। बस हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, खाने पीने पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसके बाद देखिए, रिजल्ट इतना बेहतरीन होगा कि देखने वाले भी देखते रह जाएंगे। जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई सोचना नहीं है, वही काम करें। जॉब की भी तैयारी करें तो बस कसम खा लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, चाहे जो हो जाए। और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मुझे अभी पूरा मतलब एक एक चीज की, जैसे ही मतलब किसी ने बोल दिया कि इंडिया के बारे में, तो इंडिया के बारे में ऐसा कोई चीज नहीं हो जो मुझे नहीं मालूम हो। अब बोलेगा सर वो कैसे पता चलेगा? अरे आज कम से कम आज मिट्टी के बारे में पता कर लेता हूँ, मिट्टी पढ़ लेता हूँ क्या, कल आकाश पढ़ लेता हूँ, कल परसों पानी पढ़ लेता हूँ, अगले दिन धरती पढ़ लेता हूँ, उससे उसके अगले दिन पूरे यूनिवर्स गैलेक्सी के बारे में पढ़ लेता हूँ, उसके अगले दिन पूरे ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ लेता हूँ, उसके अगले दिन फॉरेस्ट के बारे में, उसके अगले दिन रिवर के बारे में। ऐसे ऐसे एक दिन ऐसा समय आएगा 365 दिन में, मान लीजिए कि 50 दिन आप छुट्टी में रहे, कहीं कहीं आना जाना, 300 दिन में 300 चैप्टर तो कंप्लीट होंगे। 300 दिन में 300 चैप्टर आपके बुक में होते हैं, 12 चैप्टर, 10 चैप्टर, 15 चैप्टर, 20 चैप्टर। सोचिए वो हार्ड है? एक दिन में एक चैप्टर, मान लीजिए एक दिन में एक चैप्टर नहीं भी खत्म होता है, 2 दिन में एक चैप्टर, 12 चैप्टर 24 दिन में, एक मंथ में पूरा चैप्टर खत्म। हार्ड है?
लेकिन करना भी पड़ता है उसके लिए अपने सोच को चेंज करना होगा कि यस, जब तक मैं सोचने से नहीं होगा, मेरे सोचने से कुछ होता है क्या? मैं सोचने का तो मैं सोच लूंगा मैं अंबानी हूं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? कर्म, हार्ड वर्क। उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, और जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, नेवर यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। किसी भी मनुष्य को, सक्सेस व्यक्ति को देख लीजिए, वो हार्ड वर्क किया तभी, चाहे वो अंबानी हो, चाहे रजनीकांत हो, चाहे हमारे मिसाइल मैन हु इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, जो कि अभी साक्षात हमारे उपस्थिति रखते हैं। सोचिए, उन सभी ने नॉर्मल वर्क से कहां पहुंच गए। एक पेपर बांटते थे तो कोई पेट्रोल पंप में काम करता था, है ना, कोई सुबह सुबह पेपर बांट रहा है घर घर जाकर। सोचिए, कोई पेट्रोल पंप में काम कर रहा है 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 के लिए, और वो आज करोड़ों का मालिक है। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। तो क्यों? बाय हार्ड वर्क। तो अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो लगता है कि आप जिस स्टेज पर हो, जिस गरीबी अवस्था में हो, जिस गरीबी अवस्था से हम गुजर रहे हैं, वो गरीबी अवस्था को हम दूर नहीं कर सकते हैं? अरे हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी हुआ है। गरीब जन्म लेना बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना बुरी बात है। बात समझ में आ रही है? गरीब अगर जन्म ले रहे हो तो कोई बात नहीं, गरीब में अगर मर जा रहे हो तब तो सच में आप पे लालत है। हमारे पिताजी कितना मेहनत कर रहे हैं, हम सभी के बारे में देखिए, सभी के पिताजी कर रहे हैं ना हार्ड वर्क हमारे लिए ही, लेकिन हम उसको मस्ती में उड़ा दे रहे हैं। जिस दिन उनके हार्ड वर्क के बारे में सोची कि हमको भी, अगर वो 8 घंटे मेहनत करें, 8 घंटे केवल आप घर पे पढ़ो, तो जितना घंटा वो बाहर रह रहे हैं, बाहर रहकर काम कर रहे हैं, उतना घंटा केवल आप घर पर रहकर पढ़ाई करो। अगले साल भर, मतलब जब आप जॉब की तैयारी, जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम देना, अगले साल आप जॉब में होगे, उसके बाद देखिए पिताजी के वो सीना ऐसे चौड़ा हो जाएगा, वाह। और आज के डेट में तो बेटियां भी कम नहीं है। किस क्षेत्र में बेटियां नहीं है? बेटों से ज्यादा बेटियां अच्छा कर रही हैं, लेकिन आप करोगे तब तो। अब पढ़ रही हो भूल जा रही हो, पढ़ रही हो भूल जा रही हो, पढ़ रही हो भूल जा रही हो, कैसे काम चलेगा? आप तो घर में रहती हो, आपको तो और सोचना चाहिए, चलो जब मैं काम कर रही हूँ तो काम कर लो, उसके बाद जब भी टाइम मिले मैं निकाल कर पढ़ लूँ। मोबाइल से एकदम दूर रहो आप लोग। आधे घंटे चला लो बहुत है, 1 घंटे चला लो बहुत है, लेकिन वो भी 1 घंटे क्या यूज करेंगे? ऐसा जो मेरे लिए यूजफुल हो। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? वैसा चीज चलाओ जो मेरे लिए यूजफुल हो। अभी आप जो रील्स देखते हो वो आपके लिए कुछ फायदेमंद है? बताइए, जो आप गाना सुने या रील्स देखे होगे आज, उसमें क्या सीखे आप? कि कैसे कैसे डांस किया जाता है, कौन सा गाना बहुत बेहतरीन है, इससे कौन सा नोबेल प्राइज मिल जाएगा आपको। लेकिन वही आप, कोई बच्चा मैथमेटिक्स में टॉप कर जाए, बोकारो टॉपर बन जाए, आगे चल के देखिए उसको कितने घर पहुंच जाएंगे। अरे सर सर सर, कोई 50,000 इनाम भी दे देगा, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आ जाएगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा किया लड़का, 99% मार्क्स लाया है, लाख रुपए कोई आएगा। हमारे बोकारो विधायक आ जाएंगे, एसपी साहब आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आपसे मिलने लग जाएंगे। सोच के देखिए, जब आपका रिजल्ट आगे जाएगा तो अगर आप मान लीजिए आगे चल के टीचर भी बनते हैं, तो एक ये होगा कि चलिए आप 100 आउट ऑफ 100 लाए थे, एक बच्चों में मोटिवेशन का पावर बनेगा कि वो सर भी लाए थे, मतलब सर में तो कुछ बात है। तो आप अपने मीन्स माइंड सेट जो है वो चेंज कीजिए। आप पहले एक गोल सेट कीजिए कि व्हाट आई हैव टू डू फॉर माय फ्यूचर, और उसके बाद आप अपना अगला कदम बढ़ाएं। ठीक है, चलिए, तो आज जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हर चीज सीखेंगे, जो भी चीज हो पाएगा, जहां तक हो पाएगा हम लोग हर चीज समझने का प्रयास करेंगे। अब आइए, जो भी चीज मिल जाएगा उसको सीखने का चाह रखेंगे और उसको लर्न कर लेंगे भी तुरंत की तुरंत। चलिए, एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, हमारे भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? क्या बताइए, क्या बोलते हैं? कौन सी रेखा?
आप लोगों को नहीं मालूम? कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कितने भागों में, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन? ठीक है, 8 राज्यों से। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आप लोग देखोगे तो गुराम सजा पत्री में डायरेक्ट, जैसे कि शॉर्ट ट्रिक, उतना दूसरा का ट्रिक पे नहीं फॉलो करना। ऐसा कर लो कि आपको लाइन में जो अपने आप पता रहे ना। गुजरात से स्टार्ट कीजिए, ऐसे होते हुए चले जाइए। गुजरात, फिर राजस्थान के भाग पकड़ता है, फिर मध्य प्रदेश, क्या क्या हो गया ये? गुजरात, ये ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये WB, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम। क्या दिक्कत है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कोई डाउट किसी को? कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से? कितने? 8 राज्यों से। पूरा एकदम याद कर लेना है, घोर कर पी जाना है। ठीक है, और बताइए सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है? चलिए बताइए। बहुत सुंदर, मध्य प्रदेश, बीच में, जो हमारा बीच में है ना। झारखंड के बगल में है मध्य प्रदेश। वेरी गुड। कहाँ है? और मध्य प्रदेश के ईस्ट साइड कौन सा राज्य है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश के ऊपर, नॉर्थ साइड है ना। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? कहाँ पर है? कहाँ है? गुड। गुड, चलिए चलिए बताइए, संविधान सभा का गठन कब किया? ये संविधान सभा का गठन किया गया था किसके ये पर, किसके सिफारिश पर? अरे ये तो कैबिनेट मिशन में बैठता है ना, तो कैबिनेट मिशन की ये पर कब कब सिफारिश किया गया था? 1946। वेरी गुड, 19। हाँ, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? अब बताइए, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? कितना लगा था? कितने? 2 साल 11 महीना। वेरी गुड। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? ठीक है, वेरी गुड। और बताइए, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित कब की गई थी? अगस्त में हमारा देश आजाद हुआ, जुलाई में किया गया था। कितने जुलाई को किया गया था? 1947 में ही होगा, क्योंकि 1947 में ही अलग अलग हुआ। तो पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए कब किया गया था? बहुत बढ़िया, 26 जुलाई 1947, 26 जुलाई 1940। ठीक है, अलग करने के लिए क्या किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। क्या किया गया था? हाँ, कि पाकिस्तान के लिए जो अलग संविधान सभा का गठन किया गया, वो कब किया गया था? और इसी के बाद हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश। चलिए, अब एक बार बताइए, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? टोटल संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे? 300 389। कितने थे? 389। क्या? 300। ये क्या था? ठीक है, शुरुआत में संविधान सभा में कुल इतने सदस्य थे।
और हाँ, और बताइए देश के विभाजन के बाद, जैसे देश का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद शुरुआत में बोला गया था संविधान सभा में कितने सदस्य थे, और जैसे ही बंटवारा हुआ तो कितने सदस्य हो गए, 299। कितने हो गए, हाँ 300, मतलब समझिए तो 90 वहां पार हो गए। कोई डाउट किसी को? अब एक बात बताइए, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया, मतलब कौन से रियासत के, मतलब संविधान सभा में हमारे टोटल ये कि किस रियासत के लोगों ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। हैदराबाद सुने हो? आंध्र प्रदेश हैदराबाद पहले पढ़ते थे, अब आंध्र प्रदेश क्या पढ़ते हो? गुड, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पता था आपको? सच बताएंगे ईमानदारी से, अमरावती पता था आपको? याद था? सारे बच्चों को याद था? गुड, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा, गुजरात, 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 गोवा, गोवा, झारखंड, पटना। अच्छा, पटना का कैपिटल बिहार है, पटना एक कैपिटल ही है ना, बिहार का पटना है ना, ठीक है, पटना का बिहार नहीं, पटना का कैपिटल बिहार है। तो मतलब कुछ भी, मतलब ये तो वो तो ये, अगर मेरे पिताजी का नाम ये है तो उनके पिताजी का नाम ये होगा कि उनके पिताजी का नाम कुछ और होगा। चलिए अब बताइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की, अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता की गई थी कब? 9 दिसंबर, वेरी गुड, 9 दिसंबर। लेकिन किसकी अध्यक्षता में? पेंसिल, किसकी अध्यक्षता में की गई थी? बोलिए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में। सच्चिदानंद किसके अध्यक्षता में? हम अभी पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या? हमारा जो इंडियन का जो राज्य व्यवस्था है, कैसे चलता है, किसमें क्या होता है, मतलब संविधान से लेकर मतलब कैसे बैठक है, क्या है क्या नहीं है, हर चीज एक एक चीज समझेंगे। और अगर ये आपको समझ में आने लगा तो विश्वास कीजिए कि आपको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट आने लग जाएगा। पॉलिटिक्स से बच्चे बहुत भागते हैं, नहीं सर हिस्ट्री है, मूड खराब, नहीं हिस्ट्री मेरा बहुत हार्ड है सर, पॉलिटिक्स है बहुत हार्ड है सर, सिविक्स है बहुत हार्ड है सर, जियोग्राफी थोड़ा थोड़ा हल्का लगता है क्योंकि इसमें सूरज और पानी वानी दिख जाता है जो कि हमारे अगल बगल में होता है, इसलिए थोड़ा सा आसान लगता है, नहीं तो वो भी बोल देते कि हार्ड है ना। मैप अगर पढ़े हुए हैं तो आपको जियोग्राफी थोड़ा आसान लगेगा, मैप नहीं पढ़े हुए तो आपको हार्ड लगेगा। उसी तरह हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स जो भी हो गया, इकोनॉमिक्स वगैरह सारी चीजें, अगर आप ये सारी चीज पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, किसके साथ? तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, और नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली, आप वैसे ही दूर भागते चले जाओगे, है ना, दूर भागते चले जाओगे। और अगर आपको समझ में आ रही है तो आप और इंटरेस्ट के साथ सीखोगे कि हाँ हाँ सर इसके बाद क्या था सर, जैसे कैसे महाभारत पढ़ रहे थे तो मजा आ रहा था क्योंकि जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी, अच्छा सर इसके बाद क्या था सर, अच्छा कर्ण मारा कि अर्जुन मारा, नहीं तो लाइक उत्सुकता बढ़ रही थी। जैसे वो मामा शकुनी, उनका नाम था मामा शकुनी है ना, उनको कौन कौन मारता है मामा शकुनी को? अर्जुन और भीम, और क्या नाम था इनका? भीष्म पितामह मार रहे हैं, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, और उधर पीछे तो बैठे हैं नकुल और सहदेव, है ना, वो दोनों भी मिलके मारता। ओह शिट, बस केवल इन दोनों का प्लेस चेंज कराइए, बाकी इनको अगल बगल में सारे बैठे हुए उनको भी हटाइए। आप घिरे हुए चारों तरफ से, मामा शकुनी बगल में नकल सहदेव हैं, बस खाली आपको वो बचा पा रहे हैं, भीष्म पितामह बचा पा रहे हैं। ऐसे वो भी समझ रहे थे आपके कूटनीतियों को, लेकिन वो भी कुछ देर बाद हट जाएंगे, फिर ये बैठ जाएंगे वहां, फिर अर्जुन भी चला जाएगा वहां, बस भीम तो बगल में बैठा ही है कबाड़ने के लिए, वो तो मारेगा एकदम गजब। ठीक है, अब बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कब? बहुत सुंदर, 11 दिसंबर 1900।
वेल डन, बहुत बढ़िया साजिया। ठीक है, अब आप अमर हो गए, है ना। ठीक है, अब आप अमर हो गए। नहीं जाने कैसे अमर हो गए, अमर हो गए। ठीक है, ठीक है। अब आप कभी भी आएंगे, आप चेक करेंगे, किसी को भी दिखा सकते, देखिए मेरा नाम है ना इसमें है। ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा, वीएन राय के द्वारा। किसके द्वारा, वीएन राय के द्वारा। ये मालिक है या ई कर रहे हैं, ना ना ना। ठीक है, अब बताइए, प्रारूप समिति का गठन जो कि 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त, हाँ 29 अगस्त 1900, कब, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त, प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने, आजादी के बाद जो प्रारूप समिति बना 29 अगस्त 1947 को, तो उनके अध्यक्ष कौन बने, हाँ बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बताइए, प्रथम कानून मंत्री कौन थे, प्रथम कानून मंत्री कौन बने, प्रथम कानून मंत्री बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि कानून वगैरह का सारा संगठन तो यही किए ना भाई, सारा चीज मेंटेनेंस वगैरह हर चीज में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा, तो इनको क्या बना दिया गया, कौन सा मंत्री, कानून मंत्री। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने, कौन बने, प्रथम कानून मंत्री कौन थे। आप आगे आकर बैठिए यहाँ पर, सिट डाउन भैया। आपकी आवाज से मीन्स मुंह से आवाज नहीं आ पा रही, कम, नहीं आवाज नहीं आ पा रही है, शायद नींद आ रही है ना, कम। तो फिर बोल क्यों नहीं रही हो, थक गए हो क्या ज्यादा, क्या मार खाना चाहते हो, तो फिर बोल क्यों नहीं रहो, ज्यादा सीख ली हो क्या, तो फिर बोलना है ना। चलिए, प्रथम कानून मंत्री कौन बने, हाँ प्रथम कानून मंत्री, क्योंकि कानून वगैरह से रिलेटेड लॉ सारा, बहुत सारा रूल वगैरह इन्हीं का ये था, तो इन्हीं को बना दिया। चलिए आप चलाइए। तो प्रथम कानून मंत्री कौन बने, गुड। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बने, झंडा समिति के अध्यक्ष, कि हमारा जो फ्लैग है उसके निर्माण में क्या 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 नहीं, क्या उतार चढ़ाव होना चाहिए, इसके अध्यक्ष कौन बने, जेबी कृपलानी। कौन बने, हाँ जेबी। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा, उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान की कुंजी किसको कहा गया, प्रस्तावना को। ये है संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी किसको कहा गया, प्रस्तावना को। किसको कहा गया, संविधान की कुंजी किसको कहा गया, हाँ किसको कहा गया, बिना कुंजी का ताला खुल पाएगा नहीं। तो उसी तरह से प्रस्तावना, प्रस्तावना जो है बिना उसके संविधान ये नहीं हो सकता। तो संविधान की कुंजी किसको कहा गया, प्रस्तावना को। हम जो मतलब कसम वगैरह लेते हैं जो हर चीज, बस जब आप संविधान का पन्ना खोलोगे तो, या अपने बुक का एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। जब एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो उसमें देखोगे फर्स्ट या सेकंड पेज में वो दिया रहता है हमारे भारतीय संविधान का फर्स्ट पेज जो है, कि जो जो उसमें है, चलिए। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया किस संशोधन से, 42वां संशोधन से। जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा संविधान अच्छे तरीके से, तो एक एक संशोधन का आपस में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। ये हर वो बच्चे के लिए है जो जॉब की तैयारी कर रहा है, या वो 10th में है, या वो 9th में है, या वो किसी भी पर्पज से नॉलेज गेट करना चाहता है, ठीक है। ये किसी स्पेशली किसी क्लास के लिए नहीं है, ये हर वो बच्चे के लिए जो सीखना चाहता है, जो जॉब की तैयारी करना चाहता है, या फिर केवल नॉलेज के लिए पढ़ रहा है। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ,
कब, बोलिए, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1900 पूरी तरह से संविधान कब लागू हुआ? पूरी तरह से संविधान कब लागू हुआ? हाँ, क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था, कोई उसके अगेंस्ट में है तो कोई कुछ कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से जो लागू हो गया 26 जनवरी 1900। हाँ, उसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, है ना। 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू हो गया क्या? संविधान। और संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? 114 दिन। कितने दिन? जब दिन की बात आएगी कि कितने दिन बहस की गई थी, तो कितने दिन? 114 दिन। बहुत सुंदर। अब एक बात समझिए, भारतीय संविधान का ऐसा पिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव। अरे भाई, जब वो इतना ज्यादा मेहनत किए हैं हर चीज में, भले उनका कमेटी भी उनका सहायता किया, लेकिन सोच तो उन्हीं का था। सोच तो, अब भले मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरा नॉलेज है यहाँ पर, लेकिन मेरा सहायता करने के लिए कैमरामैन बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है? वो उसका सहयोग के बिना मैं कर पा रहा हूँ ये? वहां पर वो साउंड क्वालिटी चेक कर रहे हैं, कैमरा क्वालिटी चेक कर रहे हैं, हर चीज चेक कर रहे हैं, तभी तो हो पा रहा है ये संभव। नहीं तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और बार बार जाकर चेक कर पाऊंगा, संभव है? नहीं। तो कैमरामैन की वजह से सारा ये हो पा रहा है। या कोई भी हो, कहीं भी जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बाई सोशल मीडिया, तो बिना किसी के हेल्प के तो कर नहीं सकते। तो उनका भी बाबा भीमराव अम्बेडकर का भी तो सहायक थे, कमेटी मेंबर्स थे, तो बिना उनके सहायता के हो पाता? नहीं। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ का भी अगर देखा जाए मेन कौन है, तो मेन तो आयाम, तो उसी तरह उनके मेन कौन थे? तो इसलिए उनको पिता कहा गया क्या? तो संविधान के ये का पिता किसको कहा जाता है? संविधान के पिता किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, जीवन में आपको जिस दिन इससे क्वेश्चन आ गया, आप मुझे जरूर याद करोगे कि सर ने बताया था और ऐसा चीज हुआ। और आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि मैं जितनी बार आज तक पढ़ा रहा हूँ, आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो कारण वही है कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ते जाइए, एक एक दिन, हमारे पास 365 दिन है एक साल में, 300 दिन अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं हम लोग, 300 दिन नहीं भी कर रहे, 250 दिन, तो 250 दिन में बहुत सारे चीज सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए, संविधान के पिता किसको कहा जाता है? बहुत सुंदर। चलिए, संविधान में हमारे देश का नाम क्या है? भारत तथा इंडिया, यही है ना। चलिए, अब बात समझिएगा। चलिए बताइए, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य है, वो किससे किससे लिया गया है? बताइए, मतलब मौलिक अधिकार किससे लिया गया, ये बताइए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ये किससे लिया गया है? किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है? मौलिक कर्तव्य कि हमारा ये कर्तव्य है, अपना कर्तव्य बनता है ना, अपना कर्तव्य कुछ तो बनता होगा, जैसे ठीक है, तो वो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और मौलिक अधिकार मतलब सब में सबका अधिकार है कि हाँ, मैं भी हॉस्पिटल में, एक सरकारी हॉस्पिटल में एक एसपी भी बराबर है, मैं भी बराबर हूँ। अगर दोनों आए हैं, अगर नंबर से हैं, तो अगर मैं पहले आया तो मैं ही कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मौलिक अधिकार है मेरा कि आप भी कराओ मैं भी कराऊं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार लिया गया यूएसए, अमेरिका से। किससे? हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है, हम सभी का अधिकार है। और मौलिक कर्तव्य जो खुद का केवल है, मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है? रूस से। किससे लिया गया है? रूस से। मौलिक मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है? रूस से। अब बताइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो राज्य का, प्रत्येक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत होगा, वो किससे लिया गया है? किससे लिया गया? आयरलैंड। किससे? आयरलैंड के संविधान से। किससे लिया गया है?
आयरलैंड के संविधान से। किसे लिया गया है? क्या लिया गया है? नीति निर्देशक के सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक के किसे लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किसे लिया गया है? रूस से। मौलिक कर्तव्य खुद का मौलिक कर्तव्य किसे लिया गया है? और मौलिक अधिकार यूएसए से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में। भाग 4 में, ये जब मैं पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें ज्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है किससे? आपातकालीन मतलब इंस्टेंट जो होता है, मतलब होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, एक्सीडेंटल केस में तुरंत, है ना, एट द पॉइंट। ठीक है, तो ये किससे लिया गया है? जर्मनी से। किससे? जर्मनी के संविधान से। हमारा जो संविधान है वो कुछ कुछ इससे इससे उससे से लेकर बनाया गया है ना। तो आपातकालीन वाली जो व्यवस्था है वो किसे ले गई है? जर्मनी से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है किससे? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया किससे? ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया अलग है आपके में, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो हिस्ट्री वाले। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संविधान संशोधन मतलब कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ और जोड़ना है संविधान में, संशोधन करना है, तो वो किससे लिया गया है? बगल के साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका को लेकर बहुत हमारे देश में पढ़ाई किया जाता है ना। साउथ अफ्रीका से। संसद को संविधान में संशोधन करने के शक्ति प्रदान करता है, मतलब संसद जो है हमारा, उसको हमारा संविधान एक शक्ति प्रदान करता है कि आप संशोधन कर सकते हैं। तो ये शक्ति कौन प्रदान करता है? कैसे, किस ये से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 368 से। कौन से? अनुच्छेद 368 से। और भाग अनुच्छेद 368 के भाग 20 से, जो भाग 20 में है अनुच्छेद 368, उससे प्राप्त होता है कि जो हमारा संसद है उसको हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करने का शक्ति प्राप्त है। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? अब जब ये संशोधन करने का ये मिल गया तो सबसे पहले संशोधन करने का मिला 1951 में। कब मिला? हाँ, सबसे पहले संशोधन किया गया। संशोधन मतलब कुछ गलत है तो कुछ चेंजिंग लाना है ना, कुछ चेंजिंग लाना। वर्तमान, ठीक है। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र और राज्य दोनों को। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे केंद्र में हमारे बैठे हुए हैं और राज्य का भी अपना है, तो वो दोनों को प्राप्त है। ये भी अपना बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, और दोनों के सहमति से जो बातें होंगी वो डन की जाएंगी, है ना। अब मान लीजिए कि अगर रोड बनवाना है, चाहे रोड पर बीच में कोई पिलर बहुत बड़ा बनवाना है, तो भाई राज्य और केंद्र दोनों सहमति प्रदान करेंगे तभी होगा, है ना, क्योंकि फंड आएगा केंद्र से। तो केंद्र और राज्य अपना ये करेगा, तो राज्य और केंद्र दोनों जब बोलेंगे नहीं ठीक है तभी हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। और कुछ जैसे कि कुछ लागू करने हैं, कुछ नियम लागू करने हैं, तो केंद्र और राज्य दोनों सभी आपस में बैठेंगे, संसद अपना प्रस्ताव रखेगा और उसके बाद जो निर्णय ली जाएगी वही लागू किया जाएगा। चलिए, वन एवं पर्यावरण विषय है किस ये सूची का? वन एवं पर्यावरण। ये वन एवं पर्यावरण पूरे कहीं भी आ सकता है, तो ये समवर्ती सूची का है। किसका है? समवर्ती सूची का है। अब एक बात बनाइए, कानून व्यवस्था किस विषय पर है? कानून व्यवस्था राज्य व्यवस्था पर। कानून व्यवस्था राज्य है। अगर मान लीजिए यहाँ का पुलिस को, झारखंड पुलिस को केंद्र से क्या मतलब है? झारखंड पुलिस यहाँ पर अगर कोई भी आएगा तो झारखंड पुलिस ही रहेगा, कि बिहार पुलिस आकर यहाँ पर अपना राज्य दिखाएगा, करेगा क्या? तो कानून व्यवस्था पर किसका ये होता है? राज्य सूची का। किसका? शिक्षा समाचार पत्र विषय। समाचार पत्र तो कहीं भी भेज सकते हैं, न्यूज मैं कहीं भी किसी को दे सकता हूँ। मुझे न्यूज बताना है कि हाँ आज ये हुआ, तो मैं किसी को दे सकता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में भी शेयर कर सकता हूँ, कहीं भी शेयर कर सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है ना। शिक्षा कहीं भी ले सकता हूँ, मैं जापान जाके पढ़ूँ, मैं हैदराबाद जाकर पढ़ूँ, अरुणाचल प्रदेश पढ़ूँ, जम्मू कश्मीर पढ़ूँ, इधर मेघालय में पढ़ूँ, मिजोरम पढ़ूँ, झारखंड पढ़ूँ, बिहार, उत्तराखंड, कहीं भी पढ़ूँ, कोई दिक्कत। ये कौन सा किस सूची से आता है? समवर्ती सूची से। किसका? समवर्ती सूची का है। रेल व्यवस्था, डाक व्यवस्था और रक्षा व्यवस्था किस सूची का है? केंद्र का है। तो केंद्र को क्या बोलते हैं? संघ। क्या बोलते हैं? संघ सूची का। क्यों? कौन सा व्यवस्था से? संघ सूची का। डाक व्यवस्था, पोस्टमैन कहीं भी जाएगा, अगर मैं नहीं है, मुझे यहाँ से पोस्ट करना है दिल्ली, तो मैं कर दूंगा।
रक्षा, जैसे कि डिफेंस, डिफेंस होता है ना, सीआईएसएफ हो गए, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जो भी ये सब केंद्र के अंतर्गत आते हैं ना, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये सब केंद्र के अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज, पंचायती राज किसकी व्यवस्था में आएगा? राज्य में आता है ना, पंचायत तो ये में होता है, तो वो किस में आता है? राज्य में आता है। तो राज्य व्यवस्था में 3 ही सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सूची? राज्य सूची, संघ सूची और कितने प्रकार के? रा, राज्य सूची, बोलिए, हो गया? मैं जान रहा था कि आप फ्लो फ्लो में बह रही हो, आप बोलिए, बोलिए, वाह, बोलिए, 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 मत पढ़िए, ठीक है? क्या आपका माइंड तो कहीं और है, आपका माइंड तो कहीं और दिख रहा है, आप लोग फ्लो फ्लो में बह जा रहे हो ऐसे। तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं बोले थे? सब कोई बोल रहा है फिर भी नहीं सुनाई दे रहा, सारे बच्चे बोल रहे हैं फिर भी नहीं सुनाई दे रहा आप सभी को, आगे बैठ के ही आप लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है। वाह, कितने प्रकार के होते हैं? राज्य सूची, संघ सूची और, चलिए गुड। हमारे संविधान का जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से ही अनुसूची है, मतलब 11वीं जो पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची वो पंचायती राज ही उसमें मिलेगा। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? ग्राम पंचायत। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी कौन, जिम्मेवारी किसका होता है? राज्य सरकार का। ग्राम पंचायत जो होता है उसका कौन ये सब करता है जिम्मेवारी? राज्य सरकार जिम्मेवार लेता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रस्तावित प्रतिनिधित्व करता है कौन? ग्राम सेवक। कौन? जो उस गांव का सेवक है वो ग्राम सेवक। अब बताइए, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी कब? 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। और कहां पर? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पर? नागौर नाम के गांव में। कहां पर? नागौर पर। चलिए, भारत में नागरिकता का प्रावधान है कैसा? एकल। कैसा? ठीक है, एकल। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितना है? लेने के लिए, भारत की नागरिकता लेने के लिए कितने? 10 वर्ष। और खोने के लिए 7 वर्ष। अगर 10 वर्ष से आप यहाँ पर रह रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? आप यहाँ के नागरिक हो गए। और 7 साल से ज्यादा कहीं पर रह रहे हैं आप तो यहाँ के नागरिक अब आप खो देंगे। बात समझ में आ रही है? नागरिकता अगर आप भारत का लेना चाह रहे हैं तो 10 साल आपको यहाँ रहना होगा। 10 साल मतलब शो कर दीजिए, आप हो गए यहाँ का नागरिक। जैसे हमारा तो जन्म ही हुआ है तो हम लोग हो गए यहाँ के नागरिक। हमारे माता पिता यहाँ से रह रहे हैं तो वो भी हो गए, तो मैं ही हो गया। ठीक। अगर मैं 7 साल से कहीं और रह रहा हूँ, जापान, जापान, अमेरिका और जहाँ भी रूस, 7 साल से रेगुलर, मैं आया ही नहीं, बीच बीच में आया नहीं, तो मैं अब यहाँ से अब खो दूंगा मैं। चलिए, चलिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? संसद के अंग कौन कौन से हैं? जो संसद की बात करें तो उसके अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा और जो हमारा संसद है इसके सदस्य कौन कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कोई डाउट? इसके कितने अंग हैं?
कौन कौन? ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और ठीक। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? लेकिन राष्ट्रपति का नाम जल्दी आता है नहीं। अब जो घर का मेन बड़ा है उससे ज्यादा काम करवाया जाएगा क्या? नहीं, काम हम और आप करेंगे, वो आराम करेंगे। वैसा ही हमारे पिताजी भी होते हैं, लेकिन अभी तक तो हमारे पिताजी काम कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं दिख रहा, लेकिन राष्ट्रपति का बहुत बड़ा रोल होता है। उसी तरह हमारे जीवन में हमारे पिता का रोल होता है। ठीक है, वो दिन भर काम कर रहे हैं, हमें हमारे साथ रहते भी कहाँ हैं? कितना देर आप पिताजी के साथ बैठते हो, है ना? लेकिन फिर भी जीवन में सबसे बड़ा रोल किसका है? हमारे पिता का, हमारे पिता का, है ना? माँ से बड़ा रोल होता है पिता का। जैसा कि कहा गया है कि माँ आपको गोद में उठाई है, लेकिन बाप दोनों को उठा के रखा है। दोनों को चलाने वाला कौन है? माँ तो बच्चे को चला रही है, लेकिन उन दोनों को कौन चला रहा है? ठीक है, चलिए, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तीन सेना कौन कौन है, बोलिए। हाँ, बोलिए। बोलिए। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। इन तीनों का सेनापति कौन होता है? जो राष्ट्रपति बोलेगा वही होगा, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति मेरा बोल देगा तबाही हो जाएगा। ठीक हो जी? ठीक है, जल सेना, थल सेना और इन तीनों का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो बोल देगा गर्दा उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो राष्ट्रपति के नियम का पालन करता है, जो बोलिए सर। ठीक है, प्रधानमंत्री तो कार्यकर्ता होते हैं, वो कार्य कर रहे हैं, हट रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अपना हट रहे हैं। वो कुछ चीज करना होगा तो वो राष्ट्रपति से ये लेंगे, इजाजत लेंगे, वो भी देखेंगे, सहमति प्रदान करेंगे तो होगा, साइन करेंगे राष्ट्रपति तभी होगा, नहीं तो। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? मतलब राष्ट्रपति होगा हमारे भारत में, ये किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52। कौन सा? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में ये है कि भारत का कौन होगा? राष्ट्रपति होंगे। भारत के राष्ट्रपति, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं ना, जैसे अमेरिका में केवल राष्ट्रपति होते हैं, तो वैसे यहाँ भारत के प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है। तो लेकिन राष्ट्रपति होने का कौन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? सिंपल है, राष्ट्रपति। जो सदन संसद का जो ये है वो कौन होगा? मेन मालिक तो राष्ट्रपति ही करेगा। राष्ट्रपति त्याग पत्र अपना किसको देता है? मान लीजिए कि मुझे, तब मैं राष्ट्रपति हूँ और मुझे त्याग पत्र, वेरी गुड, किसको देता है? अपने से जूनियर को, उपराष्ट्रपति जो ये होते हैं। ठीक है, अब किसको देते हैं? ये सब आता है एग्जाम में, एक एक नंबर का क्वेश्चन में। आप लोगों में भी कभी ना कभी दिया ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, देता ही देता है। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। किसको? किसको देता है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों 5 वर्ष के लिए काम करते हैं। यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, 5 वर्ष की 6 वर्ष, है ना? 5 वर्ष और 6 वर्ष में बच्चों को बहुत, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कितने वर्ष के? 5 वर्ष के लिए। प्रत्येक 5 वर्ष में फिर से ये होगा और चयनित किए जाएंगे। अब बात समझिएगा, राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए बने होते हैं? 5। कितने वर्षों के लिए? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दोनों कितने वर्षों के लिए? ठीक है, दोनों 5 सालों के लिए कार्यकाल में जुड़े होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया क्या है? महाभियोग। महाभियोग करके ही केवल राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन वो संभावना बहुत कम आती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति कुछ गलत एक्शन ले लिया, चाहे जो भी, अगर उसको हटाना है तो महाभियोग करना, तो 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्मेशन देना होगा।
14 दिन के अंदर वो अपना जितना भी बात बोलना होगा बचाव के लिए, जो भी चीज की नहीं ऐसा नहीं हुआ, और झूठा इल्जाम आपको पता है, झूठा इल्जाम लगा दिए तो भुग गए आप, और राष्ट्रपति है, झूठा इल्जाम में आप पकड़ा दिए, झूठा इल्जाम लगा तो दिए, उसके बाद आपका क्या असर होगा आपको पता है, इसलिए कोई गल लगाना भी नहीं सोचता है, वो राष्ट्रपति है यहाँ का। जब आप एक एरिया के बाहुबली होते हैं, 2-4 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, तो आप सोचते हैं कि भी कंटिन्यू सोचते हैं कि बहुत बड़ा हम रंगबाज हो गया, तो सोचिए वो राष्ट्रपति, उसका तो पूरा एयरफोर्स नेवी आर्मी सब उसके हाथ में, तो सोचिए आपका क्या असर करेगा वो, चाहे कोई भी हो, बीच राह पर गोली मरवा सकता है खड़े खड़े। और फांसी को रुकवाने का एकमात्र किसको ये है, पावर राष्ट्रपति को ही है। आपका फांसी हो रहा है उसको कोई नहीं रोक सकता है, केवल और केवल सोचिए, फांसी केवल राष्ट्रपति रोक सकता है कि नहीं, रोक दो खत्म। सोचिए अगर आपको कभी फांसी होने की सजा प्राप्त हुई होगी, ऐसा काम करोगे? हाँ ठीक है, मान लीजिए कभी आपको सुमित ऐसा हुआ, ठीक है ठीक है, टेंशन में नहीं रहना आपको, तो लेकिन हो सकता है मामा शकुनी, ठीक है। तो जब भी फांसी होने की सजा किसी को मिले, अगर वो बेकसूर है, कुछ कहना चाहता है, उसको कुछ एविडेंस मिल जाए, और सुप्रीम कोर्ट भी उसको फांसी का सजा तक ये कर दिया कि नहीं अब होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, और उसको लास्ट में कोई एविडेंस मिला, सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है, डायरेक्ट चलिए राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को दिखाइए, राष्ट्रपति ही आपको केवल बचा सकता है, और दुनिया का कोई भी कोई नहीं, कोई नहीं मतलब कोई नहीं, केवल राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पेमेंट 5 लाख और 4 लाख, राष्ट्रपति का 5 लाख और उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। कितना कितना वर्ष? इसमें एक और आ जाता है राज्यपाल, कौन? राज्यपाल, गवर्नर ऑफ आवर स्टेट। राज्यपाल कितने साल के लिए? 35 साल से स्टार्टिंग होना चाहिए। कम से कम कितने साल के होने चाहिए? मिनिमम कितने साल? मिनिमम कितने साल के होने चाहिए? 35 वर्ष से कम है तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, चाहे वो आप एलिजिबल हो या, ठीक है, किसी चीज का क्राइटेरिया है ना। अभी मान लीजिए कि जैसे देखते होंगे बहुत छोटा छोटा बच्चा बहुत तेज है, जीके पूरा एकदम करोड़पति जीत गया, लेकिन क्या उसको एसपी डीएसपी बनाया जा सकता है? वो एक क्राइटेरिया है ना कि इस एज में आप आएंगे तभी आप ये बन सकते हैं, आप ग्रेजुएशन क्वालिफाइड करके आएंगे तभी बन सकते हैं, आप 35 वर्ष की उम्र पार कर चुके होंगे तभी आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए एलिजिबल है, बन सकते नहीं, एलिजिबल है। उसके बाद का जो क्राइटेरिया आप अगर पास करते हैं तो फिर ठीक है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? कितना वर्ष? जो नहीं बोल रहा है ना, जैसे आप अभी नहीं बोल रहे हैं ना, हाँ देखे, बस वही मैं बता रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। बताइए ये मुख्यमंत्री का कितना है? हाँ अभी कितना बताया मैंने? ओ सॉरी, ये हाँ बताइए गवर्नर का कितना है? हाँ गवर्नर का कितना है? ज्यादा से ज्यादा कितना वर्ष होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 35 वर्ष होना चाहिए, है ना। मतलब बच्चा से आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितना वर्ष तक बन सकते हैं? 35 के बाद आप नहीं बन सकते, यही है ना। गुड, ठीक है। आप जो कर रहे हैं मुझे दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है कि मुझे नहीं दिख रहा है? मैं बता रहा हूं ना कि जो जो बच्चा नहीं बोल रहा है, नहीं सीख रहा है, जो इधर उधर माइंडेड कर रहा है, समझिए कि वही वो बच्चे हैं जो आगे चल के बेरोजगारी की ओर खड़ा होते हैं और कहते हैं कि सर हमारे देश में रोजगार नहीं मिल रहा है, और माँ बाप को भी बेवकूफ बनाते हैं और खुद बेवकूफ बने जीवन पूरा व्यतीत करते हैं। पूरे फैमिली का लाइफ बिगाड़ने वाले आप ही जैसे बच्चे होते हैं। अगर आज नहीं समझोगे तो जीवन में कभी नहीं समझ पाओगे। इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे समझ रहे हैं, सारे बच्चों का दिमाग इधर है, सारे बच्चे बोल रहे हैं एक्सेप्ट यू। क्या चाहते हो आप? कब से समझा रहा हूँ, प्यार से नहीं समझना चाहते हो, मार खाना चाहते हो? आप मार खाना चाहते हो? चलिए, तो सबसे न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? किनका किनका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इन तीनों को अगर राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम वर्ष कितना होना चाहिए? न्यूनतम एज 35 वर्ष। और ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कितने सालों के लिए बने होते हैं? 5 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? हाँ। लोकसभा भंग कौन कर सकता है? लोकसभा भंग राष्ट्रपति करता है। कौन? बाकी किसी को
अधिकार नहीं है। मृत्यु दंड जो कि फांसी होता है, क्षमा करने का अधिकार किसको है केवल? और किस अनुच्छेद के अनुसार? 72 के अनुसार, अनुच्छेद नंबर 72 के अनुसार इनको फांसी या किसी भी मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार है। वो उनको अगर मेरे पर दया आ गया तो बोल दिए कि चलो ठीक है, तुम्हारा मृत्यु दंड को माफ किया जाता है, रोक दिया जाता है, कुछ नहीं होगा। कोई भी नहीं है धरती पर जो आपको छू सकता है। अगर वो छू दिया राष्ट्रपति के कहने के अनुसार, कहने के बाद भी, तो बस वायु, जल और थल, तो आप चारों तरफ से, ऊपर से भी मारेगा, नीचे से भी मारेगा, कोई नीचे से मगरमच्छ निकल जाएगा, ठीक है, मार्कोस कमांडो नीचे से निकल जाएगा, ऊपर से गरुड़ कमांडो निकल जाएगा, नीचे से पैरा कमांडो निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके मतलब इतना गोली मारेगा कि पता ही नहीं चलेगा कौन सा मतलब हड्डी है आपका, ठीक है। चलिए, कोई डाउट बच्चों? इसलिए नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, हमारे जो जवान है उन पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए, किसी को भी इन पर शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक धुरंधर काफी 5-6 के बराबर है। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, और कमांडो की बात तो छोड़ ही दो, कमांडो तो हमारे बस की बात ही नहीं है, ठीक है। हम सभी से परे है वो, मतलब वो अलग है, वो मतलब उनका अलग ही है, मतलब देख लोगे तो पागल हो जाओगे ऐसा। चलिए नेक्स्ट, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, अच्छा, जज जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया था, उनका नाम क्या था? एम हिदायतुल्लाह, जो कि मुसलमान थे, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? पहला बात कि अब जो चुनाव में तो भाग लेना होगा ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो संसद में और राज्य में, संसद और राज्य की विधानसभा में, संसद में और, तो इन दोनों में जो व्यक्ति निर्वाचित हुए रहते हैं उनके सदस्य ही राष्ट्रपति में भाग, राष्ट्रपति पद के लिए भाग, कौन कौन? संसद के और राज्यसभा, राज्य के विधानसभाओं के, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के लिए भाग। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है? जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में घुसाना हो किसी को, अब मेरी तरफ से मैं राष्ट्रपति हूं तो मैं कम से कम 2 व्यक्ति को घुसा सकता हूं, ठीक है। लोकसभा से 2, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, राज्यसभा में अगर किसी को डालना हो तो मैं 12 आदमी को डाल सकता हूं, और लोकसभा में 2। अब एक बात समझिए, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? चुन लिया सबको, लेकिन निर्णय कौन लेगा? राज्यपाल। महान्यायवादी मतलब जो मुख्य न्यायाधीश है, जो जज होते हैं। मुख्य चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन का ये हेड, इलेक्शन कमीशन का। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो 5 हेड अभी बने हुए थे, जो एक ये कांड में जो फांसी का सजा उसका दिया गया था, तो उन पर मतलब किसी का कोई ये नहीं होता, वो जो बोल दिए वो हो गया। वो किसी को भी सजा सुना सकते हैं, कोई भी क्यों ना हो। तो उसका चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद व, ठीक है। अब बताइए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? ठीक है, याद रहे। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल आधार पर, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के पर। हाँ, राष्ट्रपति जो है मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, लेकिन किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। प्रधानमंत्री के परामर्श से ही प्रधानमंत्री बोले कि ठीक है, ठीक, तुम्हारा ठीक, बोल दिया, डन, नाम सुना दिया, बस, दैट्स ऑल। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 356 के द्वारा, ठीक है। नहीं, इधर में हुआ था अंडमान निकोबार तरफ, उधर तो मैक्सिमम कभी कभी होते रहता है। राष्ट्रपति शासन लागू होगा। राष्ट्रपति शासन मतलब वहां पर मुख्यमंत्री कोई है नहीं, बस नेवी, एयरफोर्स, आर्मी बैठल है। आइए,
हम नहीं, मेरा पापा वहीं पर, बस जो पापा बोलेंगे बस वही करूँगा। कैसा होता है कि मेरे जो बड़े भैया बोलेंगे मैं वही करूँगा, बस मेरे पापा जो बोलेंगे वही करेंगे। तो राष्ट्रपति जो बोलेंगे वही करेंगे, आपका कोई सुनवाई नहीं है। आप बोलिए, आप लाख मेरे पास घुटना टेक दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। वो बोल देंगे, मार देंगे हम, खत्म। ठीक है, कोई माँ बाप नहीं है। हाँ, राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान, देखिए 2 राष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति बने हुए थे और उनके राष्ट्रपति बनने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं और उनके मृत्यु, कौन कौन? हाँ, बहुत बढ़िया। और फखरुद्दीन अली अहमद और एक जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो उसी ये के दौरान मर गए। ठीक है, और मर गए उसी दौरान। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी कौन? कैप्टन लक्ष्मी सहगल नाम था उनका पूरा। सोचिए, आप लोग तो सोचते भी नहीं, आप लोग सोचते हैं कि बस खाना पीना खाए, स्कूल जाए, स्कूल से घर आए, ड्रेस चेंज किए, खाना पीना खाए, ट्यूशन गए, ट्यूशन से आए, घर आए, आराम किए, मोबाइल चलाए, सो गए, है ना। सोचिए, आप लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है देश दुनिया से, कोई मतलब नहीं है बनता है। खाइए पीजिए, मोबाइल चलाइए, खाइए पीजिए। हाँ, गुड। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। कौन? प्रतिभा सिंह पाटिल। कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति क्या? क्या? कौन जी? बोलिए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, चलिए। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है? सिंपल है, पापा ही करेंगे, राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हाँ, प्रधानमंत्री मत बोल दीजिएगा, क्योंकि आप ही जैसे बच्चे जो नहीं पढ़े लिखे रहेंगे कहेंगे अच्छा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का चुनाव जब राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति का भी प्रधानमंत्री करता होगा। ठीक है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? यू कर देना है, क्या जाता है। ठीक है, कौन? हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि के आधार पर। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? पंजाब में। और कब लगा था? 1951 में। 47 में देश आजाद हुआ और 1951 में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। ठीक है, 1951 में राष्ट्रपति शासन कहाँ सबसे पहले लागू हुआ था? पंजाब में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है। और देखिए, राष्ट्रपति जो अपना शासन है किसी भी राज्य पर, किसी भी जगह पर, ज्यादा से ज्यादा 6 माह और सॉरी कम से कम 6 माह और ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक लगा के रख सकता है। 3 साल से ज्यादा भी नहीं और 6 महीना से। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा? अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो मान लीजिए राष्ट्रपति के जगह पर कुछ दिनों पर उपराष्ट्रपति काम करेगा तो उपराष्ट्रपति भी होगा। इसका अनुच्छेद मिलता है 63 में। कहाँ में मिलता है? अनुच्छेद 63 से यह प्राप्त होता है कि अगर भारत का एक उपराष्ट्रपति भी हाँ होगा। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उसका कौन संभालता है? अगर राष्ट्रपति किसी दिक्कत से परेशान हो गया, दिक्कत नहीं है, पद पर मतलब नहीं है और राष्ट्रपति पद अभी खाली है तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटाता है? राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति के बीच में कुछ विवाद हुआ तो उसके बीच के निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। कौन? हाँ, गाना नहीं सुने? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लड़ाई, राजा नहीं हर जात वानी ना, वही हाल है। ठीक है,
ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो हाई कोर्ट गए, अगर हाई कोर्ट में भी नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। थाना नहीं सुनेगा तो कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुना तो हाई कोर्ट ढकलेल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला तब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो लास्ट निर्णय दे दिया फिर तो कोई माँ बाप नहीं है। राष्ट्रपति क्या लेगा, वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो माफ करने का अधिकार है, वो माफ करेगा क्या? सजा थोड़ी आपको दे रहा, उम्र कैद सजा दे दिया। मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार है आपको, ऐसा थोड़ी कि जेल में बंद किया तो वो निकलवा दे। हाँ, भले वो राष्ट्रपति का इतना इज्जत है कि अगर मान लीजिए कि कोई बड़े आदमी है, अगर उनका इतना इज्जत है, अभी मैं, मेरे को एसपी से क्या काम है, लेकिन अगर वो अभी बोल दे कि सर आप ऐसा ऐसा चीज है, आप अभी आइए, तो उनका इज्जत की वजह से मुझे जाना पड़ेगा। तो अगर वो कुछ काम बोल देते तो मुझे करना पड़ेगा, लाइक ऐसा। तो राष्ट्रपति कुछ बोल देगा तो करना तो स्वाभाविक है। तो उनके इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान को रखने के लिए छोड़ देगा कि ठीक है जाओ, राष्ट्रपति बोल रहे तो तू बच गया, ना तो तू पहले था आज, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप लोग फांसी का सजा हो, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? वाह वाह, कुछ ही दिन पहले पढ़े फिर भी वाह। भारत के सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन कौन है? कौन है? भारत के सबसे पहले भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राधाकृष्णन बोले, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, क्या कुछ बोली? गुड, वेरी गुड, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, कौन थे? हाँ बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली क्या थे? क्या थे? उपराष्ट्रपति, ठीक है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? उसके बाद तीसरा हमारे कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होंगे वो। सुप्रीम कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो मेन होगा जज। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा राज्यसभा है ना, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? बोलिए, अध्यक्ष। अध्यक्ष को क्या? अरे मेन जो होता है, नहीं मतलब ऐसा नहीं, ठीक है, जो मेन होता है उसमें, हाँ लीडर जो है उसका जो मेन है, जो लीडर, हाँ समझिए मेन, ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है? 74 फर्स्ट में। 74 प्रथम में किसकी बात की गई है? अब आते हैं प्रधानमंत्री साहब, आइए प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं जवाहरलाल नेहरू के साथ, है ना, तालियों से स्वागत करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है, ठीक है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद से आएंगे? 74 फर्स्ट से। 74 प्रथम से आएंगे कौन? भारत के प्रधानमंत्री। चलिए, तो जब आ गए भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? कौन बने? गुड। अब आइए, जब ये बन भी गए तो भारत के उप प्रधानमंत्री भी होने चाहिए, क्योंकि इनका भी होना चाहिए। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने? वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई। कौन बने? बनने वाले थे यही प्रधानमंत्री, लेकिन कुछ हुआ गेम, वो गेम के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो बन गए कौन?
पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए प्रधानमंत्री, और उप प्रधानमंत्री कौन बने? ठीक है, वल्लभ भाई पटेल बोले कि ठीक है तुम ही बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, महामारी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है तुम बनो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बनने के मतलब सबसे ज्यादा वोटिंग किसकी तरफ से गिरा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से ही कि हाँ ठीक है ये बनेंगे, लेकिन कुछ बताया जाएगा, वो बाद की बातें हैं। ठीक है और बन गए कौन? ठीक है, चलिए, कचकच नहीं मांगता मैं, वही कचकच नहीं मांगता मैं। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन करता है? हाँ, कड़ी में एक कड़ी नहीं होता बांध के रखना, तो मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति की, सर सुनिए, इनको तो बांध के नहीं रख सकते, तो पापा हैं तुम्हारे, तो नहीं कर सकता है, तो फिर भी एक जोड़ा होता है ना, जोड़ कर रखना, वो कौन करता है? हाँ, यहाँ से सुना क्या क्या तुम लोग का बात, क्या क्या था जी? ठीक, सर ये बात है, क्योंकि सब बोलने जाएगा तो पापा पगला नहीं जाएंगे, अब सारा बोलने जाए आप लोग तो दिक्कत है नहीं। अगर मान लीजिए कि आप लोग एक एक करके क्वेश्चन पूछे तो दिक्कत है, और यही मैं एक बार में यहाँ बता दूं तो कितना अच्छा हो गया। अब सबको सेपरेट वाइज बताऊं तो दिक्कत है कि नहीं है? सिमिलरली, चलिए, तो कौन काम करता है? कड़ी का काम कौन करता है? मंत्री परिषद का निर्माण करता और संहार करता कौन होता है? प्रधानमंत्री। जैसे कि हमारे पृथ्वी का संहार करता किसको मानते हैं? भगवान विष्णु को। ठीक है, वही हमारे मतलब जो भी है, मतलब करता धरता वही है ना श्री हरि। कौन? श्री हरि। श्री हरि भगवान विष्णु। ठीक है, जो जिसका जीवन ही बहस है वो क्या बहस करेगा? नहीं कोई बात नहीं, जिसका जीवन ही तहस नहस है वो क्या बहस करेगा, ये बताइए। ठीक है, तो कहाँ थे? ठीक है, तो निर्माण करता और संहार करता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। किसका? मंत्री परिषद का। ठीक है, मंत्री परिषद का कौन करता है? प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री है विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। यूएनए में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था, कब? 1977 में। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव किसी भी पार्टी से नहीं थे, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अपने पद से जो राष्ट्रपति थे, त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, तो त्याग पत्र किसको देंगे? हाँ, लेकिन कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने दिया था? तो उनका नाम था वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। बोल सकते हैं बीबी गिरी। ठीक है, इससे याद रहेगा, जहां भी ऑप्शन में आए बीबी गिरी। ठीक है, तो याद रखना है कि जो जिसका भी बीबी है, बीबी गिरी। ठीक है, बीबी गिर गई, क्योंकि वो लोग भी ऐसे ही माथा खाती है। ठीक है, ठीक है, जिन भी आपके दोस्त अगल बगल में जिनका भी बीबी होंगी, उनका बीबी गिरी। तो यही एक ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना पद त्याग दिया था। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। कोई डाउट? 3 अप्रैल, कोई डाउट? राज्यसभा का गठन कब हुआ था? लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952, उसी में। अब अप्रैल के बाद कितना मई को? अप्रैल के बाद क्या था? हाँ, तो 6 मई को, मतलब 3 दिन बाद, मतलब 1 महीना 3 दिन बाद, समझिए 6 मई क्या हुआ था? लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन हुआ था कब? 6 मई 1900। अब बताइए, संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा, संसद का निम्न सदन है लोकसभा। संसद का निम्न सदन कौन है? लोकसभा। संसद का। अब एक बात समझिएगा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, जो लोकसभा अध्यक्ष है, जो लोकसभा को संभालेगा, जो उसका अध्यक्ष है, वो अपना त्याग पत्र किसको देता है?
उसका भी उपाध्यक्ष होगा, उसका नीचे वाला का, कोई भी अपना नीचे वाला को देता है ना। मैक्सिमम टाइम। संसद का अस्थाई व उच्च सदन है राज्यसभा। संसद का अस्थाई और उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन है? संसद का निम्न सदन कौन है और उच्च सदन? ठीक है। लोकसभा तथा राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल। ये ऊपर है तो 6 साल, ये नीचे है तो मतलब लोकसभा के अध्यक्षों का कितना कार्यकाल होगा? जो नीचे में है तो एक कम होगा, ऊपर में है तो संसद के ऊपर वाला 6 साल, नीचे वाला देखिए मस्त हो गया ना, ऊपर है तो 6 साल, नीचे है तो 5 साल। कोई डाउट? संसद के ऊपर वाला राज्यसभा होता है और नीचे वाला निम्न सदन कौन होता है? संसद का निम्न सदन और उच्च सदन राज्यसभा। तो राज्यसभा के जितने भी मेंबर होंगे उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष। और लोकसभा के हाँ ठीक है, जितने भी कार्यकर्ता होंगे उनका 5 वर्ष। कोई डाउट यहाँ तक? मजा आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत? गुड। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा। अब लोकसभा और राज्यसभा में जाना है, लोकसभा नीचे राज्यसभा ऊपर, ये संसद का भाग है, तो इन दोनों में जाना होगा। तो लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए कितना कितना होना चाहिए? लोकसभा नीचे है तो कम साल, राज्यसभा ऊपर है तो ज्यादा साल। मतलब इसमें 25 साल, उसमें ये मान लीजिए संसद हो गया, ये उच्च सदन हो गया, उच्च, ये निम्न सदन। निम्न सदन में क्या आया? गुड। और उच्च सदन में राज्यसभा। लोकसभा के लिए कितने वर्ष होना चाहिए न्यूनतम? 25 इयर्स मिनिमम। और मिनिमम इसका कितना होना चाहिए? 30 इयर्स। कितने साल? कितने साल? कोई डाउट? देखिए नीचे ऊपर करके कितना मजा आ गया समझ के? नीचे है तो 25 साल, ऊपर है तो, और राष्ट्रपति का कितना होना चाहिए? 35 साल। कितना? 25 30 35, 25 30, हाँ आइए 25 साल, 25 साल हो जाइए, लोकसभा में एंट्री मार सकते हैं आप। ठीक, पहला चीज। दूसरा, राज्यसभा में जाना होगा तो 5 साल काम कीजिए, चल जाइएगा राज्यसभा में। राष्ट्रपति बनना होगा तो फिर अगर उसका सदस्य हो गए तो फिर 35 का हो जाइए, फिर 5 साल बाद अगर सब आपको सपोर्ट किया तो फिर आप राष्ट्रपति हैं। फिर सोचिए 35-40 साल का उम्र में जो लड़का बन गया राष्ट्रपति, समझ के देखिए कि वो हमारे देश को कहाँ ले जाएगा। लेकिन लोग बनता है यहाँ 55 50 60, मतलब एक टांग जय हिंद, एक टांग यहाँ। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत है उनको। बॉडीगार्ड लोग को सोचना कब अपने आप ही ना गिर जाए, उसमें भी दिक्कत होता है कि मान लीजिए कि युवा गया 35 साल में, इतना थोड़ी बूढ़ा जाता है कोई। 40 का लड़का गया एकदम मस्त, एकदम अच्छा ठीक है। तो अब चूंकि डिफेंस का उसके पास पूरा पावर, बोला कौन पाकिस्तान कर रहा है क्या, छेड़ रहा है, तुम भी थोड़ा सा छेड़ो। तो छेड़ेगा तो ये लोग तो अलग है, ठीक है, खून से गर्म होता, बैठे बैठे करेंगे क्या, बट वो छेड़ रहा है, बीच में ऐसे सुतल है, उठा गोली लगने से दूर दाग दिया। ठीक है ठीक है, मशीन गन ऐसे बी ऐसे चल रहा है, नींद आ रहा है, दूर दाग दिया। ठीक है, अब चल रहा है, नींद फट गया, हाँ फट गया, मतलब पटाखा दिवाली की तरह पटाखा खेल रहा है। ठीक, तो युवा है, सर उधर से थोड़ा पटाखा खेल रहा था, तुम भी खेलो पटाखा, दिवाली मनाओ तुम भी। वो ऐसे खेल रहा है। सोचिए, अब यहाँ सोच के बोलना पड़ता। अब ये आ गया सोचेगा कि कैसे हमारे जो घर के आदमी है वो कभी सोचेंगे कि तुम मार झगड़ा करो, कभी नहीं। लेकिन मान लीजिए जैसा हमारा एज है तो मार दिया तुमको, कौन मारा, बिना गलती का मारा, तुम ही मारो, है ना। लेकिन गार्जियन कभी नहीं बोलेंगे अच्छा एक जब मारिए खाली तो क्या हो गया, घट गया का, छोटा था छोटे ना रह गया। ठीक है, तो वही हाल है एज, मतलब जैसे जैसे एज आता है वैसे वैसे लोग सोचते हैं समझदारी के अनुसार शांति किसी तरह करके बात दबा दे। देखिए जो आज नहीं आया पछता रहे होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। मतलब मान लीजिए लोकसभा की अवधि अगर मान लीजिए कि कोई दिक्कत आ गया, परेशानी आ गया, तो थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता बने थे कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभग सिंह। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। लोकसभा का, संसद में अगर लोकसभा का ये चलाना होगा, ऑन करना होगा, मतलब ये बैठक करना होगा, तो कम से कम अगर मान लीजिए टोटल 10 लोग हैं तो कम से कम एक आदमी प्रकट होना चाहिए। अगर 100 लोग हैं तो कम से कम
10 लोग आने चाहिए। अगर 1000 मेंबर है तो 1000 में 100 मेंबर उपस्थित होना चाहिए, तभी काम होगा, अन्यथा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संग्रही पद्धति द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे जीवी मावलकर। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। रमा देवी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा तथा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? सबसे बड़ा देश हमारा देखा जाए तो कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में किस चीज के लिए सबसे बड़ा है वो? उत्तर प्रदेश किस चीज के लिए सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल के लिए कि राज्य ये जनसंख्या के लिए? पॉपुलेशन के लिए, जनसंख्या के लिए। तो सिंपल है कि जहां से ज्यादा जनसंख्या हो वहीं से ज्यादा लोग भी आएंगे, है ना? तो बस वहां से ज्यादा लोग आते हैं। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश से, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वहीं भरे हुए हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक मतलब प्रत्येक साल में जो वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पास किया जाता है, किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। कौन सा सदन में पेश किया जाता है? जो बजट पास होता है, जैसे अभी की ना ये क्या नाम था इनका, निर्मला सीतारमन, तो पास की तो किसमें की? लोकसभा में आई थी। लोकसभा में अपना बात की और बजट पास की कि क्या क्या होगा, है ना? वार्षिक बजट, जो सालाना बजट है। दंड संहिता धारा 302 सहित हत्या से है। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में, ये बताया जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। धन विधेयक, राज्यसभा, विधानसभा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग राज्यसभा, विधानसभा और उससे आगे जितने भी लोग जो कनेक्शन है, जो नीचे स्तर से जाते हैं, मतलब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं से लेकर राष्ट्रपति तक के पद तक के सारे पोर्शन को पढ़ाता चला जाऊंगा। एक एक स्टेज, एक एक चीज क्या होता है, उसके लिए हमें पहले से थोड़ा सा मीन्स रिवीजन भी करके आना होगा, ताकि जब मैं आपको समझाऊं तो आपको भी ज्यादा समझ में आए। घर पर आपको जाने के बाद वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से रिकॉल कर लेना है। ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो बार बार 2-3 बार वीडियो देखेंगे, दूसरे बच्चों को भी शेयर करेंगे, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी अभी ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो अप टू 12th है और जो जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन नॉलेज के साथ ये क्लास आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग यही बातों पर जिक्र करेंगे, लेकिन उस क्लास में विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा जितना है सबके बारे में तोड़ तोड़ कर अच्छे माध्यम से समझेंगे। ठीक है। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं माँ क्लास स्टडी पॉइंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।